ग्रहों की शुभता को कैसे पहचानें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम ग्रहों की शुभता को कैसे पहचानें, इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह पूरी जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि न समझ आए तो पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्मरण रहे कि केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कतई न करें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। साथ ही यह जानकारी अगर पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक पहुंच पाए। अब हम विषय की शुरुआत करते हैं। किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चीज ग्रहों की स्थिति होती है। ज्योतिष का अध्ययन करते समय हमने अब तक ग्रहों को अत्यंत तलस्पर्शी रूप से अध्ययन किया है। ग्रहों के प्रकार, ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव को गहनता से विस्तार से अध्ययन किया है। कुंडली का विश्लेषण करते हुए उसमें कौन से ग्रह शुभ है और कौन से ग्रह अशुभ है, यह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि जातक को उन ग्रहों से कैसा फल प्राप्त होगा। यह सब अध्ययन करते हुए जातकों के मन में कई प्रश्न निर्माण होते हैं, जैसे कि किसी ग्रह की शुभता या अशुभता को कैसे पहचानें, नवमांश क्या है, नवमांश कुंडली को कैसे देखा जाता है, कुंडली में ग्रहों की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न बड़ी संख्या में हमसे कई बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न उपस्थित होने भी चाहिए, क्योंकि यह गांठ बांधने वाली बात है कि आप वास्तव में ज्योतिष का तलस्पर्शी से अध्ययन कर रहे हैं। इस भाग में हम ग्रहों की शुभता को कैसे पहचानें, इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर ही जातक की स्थिति निर्भर करती है, इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने स्थान के अनुसार प्राप्त होने वाले ग्रहों के फलादेश का अध्ययन किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि ग्रह शुभ है तो शुभ फल देगा और अशुभ होने पर अशुभ फल देगा। अभी ग्रहों की शुभता को लेकर ज्योतिष में कुछ नियम बनाए गए हैं। अब हम उन नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इन सभी नियमों को पढ़ें। उसके बाद निसर्ग कुंडली को सामने रखकर प्रत्येक नियम को राशि एवं स्थान के अनुसार समझने का प्रयास करें। निसर्ग कुंडली अर्थात मेष लग्न की कुंडली होती है। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। कुंडली में जो ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि अथवा स्वराशि में हो तो वह शुभ ग्रह होता है, और जो ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि में विराजमान होता है तो अशुभ ग्रह होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेष लग्न का स्वामी मंगल ग्रह है। यदि वह मकर में वह उच्च होता है, मेष और वृश्चिक उसकी स्वराशि है, सिंह उसके मित्र की राशि है, और गुरु महाराज की राशि में या बृहस्पति की राशि में हो तो जातक के लिए अत्यंत शुभ होता है। अथवा रवि ग्रह यदि तुला, मकर और कुंभ इन राशियों में हो तो अशुभ होता है, क्योंकि रवि ग्रह तुला राशि में नीच होता है और मकर और कुंभ उसके शत्रु की राशि है, इसीलिए जातक को अशुभ फल देता है। जिस ग्रह की दृष्टि अपनी ही राशि पर हो
उस राशि के लिए वह शुभ फलदायी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है और मंगल सप्तम स्थान में विराजमान है, तो उसकी दृष्टि प्रथम स्थान पर होगी। जैसा कि हम जानते हैं मंगल को 3 दृष्टियाँ हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो सप्तम स्थान के मंगल की दृष्टि अगर प्रथम स्थान में है तो वह शुभ फल प्रदान करेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जब भी कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ होता है तो शुभ फल देता है। साथ ही 2 मित्र ग्रहों के बीच में जो ग्रह होता है उससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि हम उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करें तो मान लीजिए किसी कुंडली में रवि, बृहस्पति और मंगल, जैसा हम जानते हैं कि रवि, बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र है और एक ही स्थान में विराजमान है, तो उनकी शुभता वृद्धिंगत होगी। उससे जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। जो ग्रह उच्च राशि की ओर जा रहा है और वक्री अवस्था में नहीं है तो शुभ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में उसे उच्चारोही ग्रह कहा जाता है। यदि उदाहरण के लिए स्पष्ट करें तो मान लीजिए कि बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है, वक्री अवस्था में नहीं है, अर्थात वह कर्क इस राशि की ओर जा रहा है, अर्थात बृहस्पति की कर्क यह उच्च राशि मानी जाती है। इसीलिए इस अवस्था में गुरु ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को उच्चारोही ग्रह कहा जाएगा। कुंडली में लग्नेश के मित्र ग्रहों से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न का स्वामी मंगल, अर्थात मंगल के मित्र ग्रह बृहस्पति और रवि होने के कारण उनसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में त्रिकोण स्थान के स्वामी लगातार शुभ फल देते हैं। किसी भी कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम भाव, यह 3 भाव या इन तीनों स्थानों के स्वामी त्रिकोण के स्वामी कहलाते हैं, जो हमेशा शुभ फल देते हैं। यदि कुंडली में केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो उसकी शुभता कम होती है, और केंद्र का स्वामी यदि अशुभ ग्रह है तो उसकी अशुभता कम होती है। जैसे बुध, गुरु, चंद्र, यह नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अगर इनकी राशियाँ केंद्र में आती हो, जैसे यहाँ चंद्र की राशि चतुर्थ स्थान में है, शुक्र की राशि सप्तम स्थान में है, तो उनकी शुभता कम होती है। और शनि, मंगल जैसे नैसर्गिक यदि अशुभ ग्रह है और वह केंद्र के स्वामी है तो उनकी अशुभता कम होती है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। कुंडली में उपचय स्थान अर्थात 3, 6 और 11 इन स्थानों के स्वामी अशुभ कहलाते हैं। 3, 6 और 11। कुंडली में त्रिक स्थान अर्थात षष्ठम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, इन स्थानों में अगर वे विराजमान होते हैं तो उनसे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली के त्रिक स्थानों को अशुभ स्थान माना जाता है। कुंडली के तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश इन स्थानों में विराजमान ग्रहों के कारकत्व में वृद्धि होती है, अर्थात यदि ग्रह शुभ है तो उनकी शुभता बढ़ती है, और यदि ग्रह अशुभ हो तो उनकी अशुभता भी बढ़ती है। कुंडली में शुभ ग्रह यदि केंद्र स्थान में विराजमान हो तो उनकी शुभता वृद्धिगत होती है,
और यदि अशुभ ग्रह विराजमान हो तो उनकी अशुभता भी वृद्धिगत होती है। पूर्णिमा के निकट चंद्रमा शुभ फल देता है और अमावस्या के निकट का चंद्रमा अशुभ फल देता है। पूर्णिमा के निकट का चंद्रमा शुभ फल देता है और अमावस्या के निकट का चंद्रमा अशुभ फल देता है। कुंडली में चंद्रमा के आगे और पीछे जितने अधिक ग्रह होंगे उतने अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कुंडली में बुध, राहु और केतु जिन ग्रहों के साथ विराजमान होते हैं उन ग्रहों की तरह फल देते हैं। कुंडली में रवि के निकट का ग्रह अस्त हो जाता है और इसीलिए वह अशुभ फल देने लगता है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। आज हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी, यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने में आपके समझ में ना आए, इसीलिए उसे पुनश्च अवश्य सुने और पूर्ण रूप से समझ ले ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।